नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चले बुलेटिन की शुरुआत करते एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब दोनों देशों के बीच सोमवार शाम को मैच होने वाला था। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने इस घटना को आतंकी करार कर दिया है। देख रिपोर्ट। यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक इस्लामिक आतंकवादी ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। दोनों मृतक स्वीडन के नागरिक हैं। इस हमले के बाद स्वीडन और बेल्जियम का फुटबॉल मैच रद्द करना पड़ा है। हमलावर की पहचान 45 साल के अब्देसलीम अल गुइलानी के तौर पर हुई है। उसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए फायरिंग की। खुद को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS से जुड़ा बता रहा था। हमला करने के बाद से वह फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। हमले में एक स्वीडिश नागरिक घायल भी हुआ है। जिस जगह पर इस्लामी आतंकवादी ने फायरिंग की वह किंग बोडोइन स्टेडियम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसी स्टेडियम में स्वीडन और बेल्जियम के बीच फुटबॉल मैच होना था। हमले का एक CCTV फुटेज भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें इस्लामी आतंकी को सड़क पर गोलियां बरसाते हुए देखा जा सकता है। अचानक हुए इस हमले से आसपास भगदड़ मच गई। माना जा रहा है कि हमलावर ने गोलियां चलाने के लिए AK-47 का प्रयोग किया था। हमले के बाद अब्देसलीम अल गुइलानी घटना स्थल से भाग निकला था। उसकी फरारी के कई वीडियो फुटेज भी जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि बेल्जियम की सीमा पार कर वह फ्रांस में घुसना चाहता है। बाइक पर भागने के दौरान भी उसके हाथों में बंदूक भी देखी जा सकती है। वह अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा रहा था। इस बीच अब्देसलीम अल गुलानी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह कह रहा है, अल्लाहू अकबर, मैं अल्लाह का एक लड़का हूँ, मैं इस्लामिक स्टेट से हूँ। हम उनसे प्यार करते हैं जो हमें प्यार करता है और नफरत करने वालों से नफरत करते हैं। हम अपने मजहब के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। फिलहाल पुलिस हमलावर के ISIS से नेटवर्क की भी जांच कर रही है। जहां एक तरफ हमास के जिहादी आतंकियों की बर्बरता पूरी दुनिया ने देखी है, अब ब्रुसेल्स में हुई इस आतंकी घटना ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि किस तरह से ये आतंकी अपना खौफ फैलाना चाहते हैं। अल्लाह के नाम पर किस तरह से लोगों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। इसलिए आतंकवाद की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब ISIS का खात्मा बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में खत्म हो गई है। उम्मीद है कि आज राजस्थान के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाकी 146 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। ये मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय में हुई है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को MP, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के 229 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। और आपको बता दें कि इनमें मध्य प्रदेश के 230 में से 144, छत्तीसगढ़ के 90 में से 30 और तेलंगाना में 119 में से 55 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। 16 अक्टूबर को मिजोरम में 40 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए थे। 200 सीटों वाले राजस्थान की कोई लिस्ट सामने नहीं आई है, यानी राजस्थान की 200, मध्य प्रदेश की 86 और छत्तीसगढ़ की 60, तेलंगाना की 64 और मिजोरम की एक सीट पर कैंडिडेट के नाम नहीं तय हुए हैं। कुल मिलाकर सभी 5 राज्यों की 411 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी बाकी है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि कांग्रेस मुख्यालय में अब मीटिंग जारी थी और उसके बाद अब आगे लिस्ट की जारी होने को लेकर भी अब सूचित किया जा सकता है। इसको लेकर हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, अब कांग्रेस मुख्यालय में लगातार मीटिंग जारी थी, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। बिल्कुल निश्चित, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है तो सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं। हालांकि जो पहले 3 स्टेट की लिस्ट आई थी उसके बाद से राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि सीईसी की जो बैठक हुई है उसमें अशोक गहलोत ने केंद्रीय नेतृत्व को मना लिया है कि जो उनके कैबिनेट में मंत्री थे 1-2 को छोड़कर बाकी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो राजस्थान से लगभग 60 नाम जो हैं वो फाइनल हो गए हैं, जिनका कभी भी उनकी जो सूची है वो जारी की जा सकती है। इसी तरह से जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें भी आज जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। तो जो मंथन सुबह से चल रहा था, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की बात करें, तो उसमें अब बहुत से नामों पर सहमति बन गई है और कई जगह जहां निर्दलीय थे या फिर निर्दलियों का समर्थन था और वो अभी भी पार्टी के पक्ष में हैं, तो उनको भी कांग्रेस की तरफ से टिकट दिए जाने की वकालत पार्टी के नेताओं ने की है। तो देखना यही है कि अब कितने नामों की घोषणा और किस किस स्टेट में कितने नामों की घोषणा आज कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इतना कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो मंत्रियों के टिकट काटे जाने की बातें थी उन चर्चाओं पर इस लिस्ट के बाद विराम लग जाएगा, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अशोक गहलोत ने केंद्रीय नेतृत्व को मना लिया है कि जो उनकी कैबिनेट में जो मंत्री थे उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाए। ऋषि, और जिस तरीके से बाकी शहरों में कांग्रेस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे रही है, लेकिन राजस्थान में इतना ढीला कांग्रेस का व्यवहार क्यों? देखिए, क्योंकि राजस्थान में एक रिवायत रही है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है। अब अशोक गहलोत की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने इतना काम किया है, चाहे वो हेल्थ को लेकर रहा हो या फिर डेवलपमेंट को लेकर, तो फिर से वहां पर पार्टी रिपीट करेगी गवर्नमेंट को, ये दावे अशोक गहलोत की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां हर 5 साल में सरकार बदलती है तो उसको लेकर पार्टी चाहती है कि जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो वो जिताऊ और टिकाऊ हो, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसी को लेकर इतना मंथन राजस्थान के अंदर चल रहा। वहां 2 गुटों में पार्टी बटी हुई है, एक सचिन पायलट का गुट है और दूसरा खुद सीएम अशोक गहलोत का गुट है। तो इसके लिए भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों ही जो गुट हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट देने की वकालत कर रहे हैं। तो इस पर भी केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान है कि किसी भी अपने बड़े नेता को नाराज ना किया जाए ऐसे वक्त में जबकि चुनाव वहां पर होने वाले हैं। तो लेकिन क्या इस गुटबाजी के चक्कर में राजस्थान को पीछे छोड़ने की कोशिश कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ना उठा ले कांग्रेस की इस ढिलाई को लेकर? क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तमाम शहरों में अब लगातार उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी ढिलाई का फायदा उठाकर अब लगातार सूची जारी कर रही है। बाकी बची हुई सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा अब कर देगी। लेकिन इस मीटिंग के बाद अब क्या अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर आज मोहर लगा दी जाएगी? देखिए, एक तो यहाँ पर पेच यही फंसा हुआ था कि जो कैबिनेट में मंत्री थे उनमें से बहुत ज्यादा लोगों के टिकट काटने की बातें चल रही थी, तो उसके लिए मनाया गया है अशोक गहलोत की तरफ से कि उन्हें फिर से मौका दिया जाए। दूसरा जो यहाँ पर है वो लगातार, क्योंकि
पार्टी का कहना है कि यहाँ पर एक ही सीट पर ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो अपना दावा ठोक रहे हैं, तो इसलिए पार्टी थोड़ी असहज है कि कहीं विरोध प्रदर्शन ज्यादा ना हो। तो उसके लिए भी पार्टी ऐसे नामों पर चर्चा कर रही है जिसका कि ज्यादा विरोध बाहर पार्टी के नेताओं के अंदर ना देखा जाए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के जिन एमएलए को टिकट नहीं मिला है वो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर दूसरी जगह अपना मौका तलाश रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस में ना बने, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसन भी है और उसका फायदा बीजेपी को ना जाए। दूसरा, बीजेपी की तरफ से जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको भी मौका इस बार विधानसभा चुनाव में दिया गया है, तो इसकी काट के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चर्चा की जा रही है कि आखिर हम या कांग्रेस की तरफ से कैसे उम्मीदवार उतारे जाएं जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान सीट्स पर ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के एकजुट होने के बावजूद शरद पवार की अडानी से मुलाकात पर सवाल नहीं उठाए जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद पवार से यह सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है। शरद पवार अडानी को नहीं बचा रहे हैं, पीएम मोदी बचा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे ये सवाल पूछा। अगर शरद पवार प्रधानमंत्री होते, अडानी को बचाते, तो मैं शरद पवार से यह सवाल पूछता। आपने लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अडानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती। शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अडानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अडानी के इशू पर एकजुट है, शरद पवार बार बार अडानी से मिलते हैं, मन साझा करते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अडानी, मिस्टर मोदी इज, and that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question. खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल जाएंगे सीतापुर। लोकसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक होने वाली है। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का गुरु मंत्र। जिलाध्यक्ष के आवास पर यह बैठक होने वाली है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का गुरु मंत्र, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिलाध्यक्ष के आवास पर एक अहम बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सीतापुर जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होने वाली है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने की तैयारी में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष के आवास पर ये बैठक होगी। आपको बता दें, इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जब हमने रुख किया तो उसमें समाजवादी पार्टी की जो अहम बैठक होने वाली है उस पर बातचीत की है, लेकिन इस पर अब क्या कुछ अपडेट है तो जान लेते हैं। हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, समाजवादी पार्टी की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में कहा जा रहा है गुरु मंत्र दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को। समाजवादी पार्टी के कई अन्य कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं, तो इस बैठक में हाल फिलहाल क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होगी? इस पूरी बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? निशी जी, मैं आपको बता दूं, कल जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर आ रहे हैं, जहां पर जो है समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं छत्रपाल सिंह यादव जी, उनके आवास पर जो है 1 घंटे तक बैठक करेंगे सभी कार्यकर्ताओं को के साथ में, और जहां पे जो है जिले भर के जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि गुरु मंत्र देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक रणनीति तैयार करने वाली है इस बैठक में। तो कौन सी रणनीति होने वाली है, कहां क्या कार्यक्रम के आयोजन होने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? 2024 में के चुनाव जो है पास आ रहे हैं, जिसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है हर जिले में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, और जहां पे कार्यकर्ताओं को जो है 24 के लेकर जो है गुरु मंत्र दे रहे हैं। और कल जो है शाहजहांपुर में इनका जो है लोकसभा का जो है आयोजन किया गया है। जन जागरण अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिससे पहले सीतापुर में जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।
इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को बस यात्रा के साथ पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। दोनों कांग्रेसी नेता विशेष विमान से दोपहर के 3:30 बजे बता दें कि बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से दोनों हेलीकॉप्टर से रमन्ना मंदिर जाएंगे। दर्शन के बाद राहुल और प्रियंका बस यात्रा लॉन्च करेंगे। बाद में एक रैली में भी शामिल होंगे और महिलाओं से भी मिलेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी 19 अक्टूबर को सरकारी खनन कंपनी सिंगरेनी कैलिजीरिया के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और पद्दोपल्ली और करीमनगर की सार्वजनिक बैठकों में भी शामिल होंगे। 20 अक्टूबर को राहुल जगत्याल किसान की एक बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं और आर्मो और निजामाबाद सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने निजाम चीनी फैक्ट्री भी जा सकते हैं, जहां पर वो मजदूरों से भी बातचीत करेंगे और उनसे मिलेंगे। इसी बीच मुजफ्फरनगर से एक और बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया। 23 तारीख से यूपी में आंदोलन होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा 23 तारीख को यूपी में आंदोलन होने वाला है। यूपी में अपने मीटर उखाड़ कर जमा कर दें। टिकैत का यह बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर के मुंडबर में ये पंचायत में ये बयान दिया उन्होंने, जिसको लेकर अब इस बयान पर चर्चाबाजी शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का बड़ा बयान। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया। 23 तारीख में अब यूपी में एक बड़े आंदोलन का आगाज करने को भी कहा है। मुजफ्फरनगर के मुंडबर में पंचायत में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने बोला 23 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, 23 तारीख से यूपी में होगा आंदोलन। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। यूपी में अपने मीटर उखाड़ कर जमा कर दे, इसको लेकर भी अब राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा 23 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत होने वाली है, जहां पर अपने मीटर उखाड़ो, और उसको लेकर उन्होंने मूल मंत्र देते हुए जनसभा को संबोधित किया, किसानों को संबोधित किया। 23 तारीख से यूपी में आंदोलन की शुरुआत, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। 23 तारीख को जिसके भी 12 का मीटर है उत्तर प्रदेश में, सब अपने मीटर उखाड़ कर जाएंगे, जमा करेंगे। आंदोलन 23 तारीख से शुरू होगा। इस आंदोलन की अगुवाई, ध्यान से सुन लेना, इस आंदोलन की अगुवाई नरेश टिकैत करेंगे, जो इस खाप के चौधरी हैं। अगर वे शहीद होंगे तो दूसरी शहीदी में हम जाएंगे। एक टिकैत परिवार की शहीदी इस देश को चाही है, वह होगी। यह अब आंदोलन शुरू हो। पंजाब के युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से द होप इनिशिएटिव मुहिम के तहत आज हरिमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल में अरदास की गई है। अरदास में हिस्सा लेने के लिए पीली पगड़ियां धारण कर हेरिटेज स्ट्रीट में हजारों विद्यार्थी एकत्रित हुए। सीएम मान ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सबके साथ मिलकर नशे के खिलाफ अरदास की। अमृतसर में नशा मुक्त राज्य कार्यक्रम की शपथ के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, अगर हमें युवाओं को नशे से दूर ले जाना है तो रोजगार के अवसर पैदा करने की बहुत जरूरत है। हम इस पर प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार फैक्ट्री कर्मचारी को रौंद डाला। हादसे के बाद ट्रक 4 किलोमीटर दूर तक शव को घसीट कर लेता गया। हादसे की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया है। हादसे में फैक्ट्री कर्मी की मौत से परिजन में कोहराम मचा हुआ है। हमीरपुर जिले में कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 में लगातार हादसे का दौर जारी है। सोमवार को सुमेरपुर थाना क्षेत्र में फैक्ट्री एरिया में पुलिस चौकी के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार शिक्षक और 2 मासूम छात्रों को रौंद डाला, जिससे कक्षा 5वीं क्लास की छात्र खुशबू की मौत हो गई। वहीं 3री क्लास की छात्रा अर्पिता और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महेश अनुरागी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल में
और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अर्पिता को कानपुर रेफर कर दिया गया है। शिक्षक छात्रों को बीआरसी कुचेचा में स्पेल बी के एग्जाम करवाने के लिए ले गए थे। एग्जाम के बाद शिक्षक दोनों छात्रों को वापस ले जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हो गया। बताओ क्या मामला था, कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ, क्या करते थे, नाम बोल दीजिए। शक्तिकांत नाम था उसका। हिंदुस्तान लिमिटेड में जॉब करता था। ठेकेदारी के उसका काम था उसका। इसके बाद वो जा रहा था फैक्ट्री ड्यूटी, 11 बजे से ड्यूटी थी, तो 11:15 और 11 के बीच की घटना है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? पुलिस चौकी के पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली है और बॉडी मिली है ये इंगोटा के पास में। पुलिस आई है रात को 1:30 बजे के आसपास। पुलिस ने बताया घटना घटित हो गई, तब जानकारी। आपका क्या नाम है? रत्नेश। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमीरपुर से हमारे संवाददाता हरीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, एक बड़े हादसे की सूचना मिली है जिसमें 2 बच्चों की भी मौत हो गई है और एक पूरी तरह से घायल बताया जा रहा है, जिसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला हमीरपुर जिले के NH 34 का है, जहां पर अध्यापक एक बच्ची को प्रयोक्ता परीक्षा दिलाने जा रहे थे, तभी पीछे से एक टक्कर ने वो ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिससे वो गंभीर हालत से भी वो ठीक है, गंभीर हालत। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश चंद तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए दुबई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कई उद्योग समूह के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दुबई में पहले दिन 11,925 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए जा चुके हैं। पहले सत्र में 5,450 करोड़ के, जबकि दूसरे सत्र में 6,475 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं, जिसमें पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े कई उद्योग समूह के साथ 5,450 करोड़ के निवेश पर करार कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग धारकों को आगामी 8 और 9 दिसंबर में देहरादून में आयोजित होने वाली समिट के लिए निमंत्रण दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार और विभिन्न उद्योग समूह के साथ इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए गए हैं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा AMB नेटवर्क।